अच्छे होंगे। मैं आपके अपने चैनल द सक्सेस माइंड @ पे आपका स्वागत करता हूं। आज इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर यानी थर्ड सेमेस्टर का ट्रिपल EM का दूसरा चैप्टर कंडक्टिंग मटेरियल मैं लेकर आया हूं। आइए शुरू करते हैं उसका टॉपिक। और शुरू करने से पहले गुजारिश है कि आप सबसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए क्या है चैप्टर, कंडक्टिंग मटेरियल। कंडक्टिंग मटेरियल अच्छा क्या है? वह विद्युत पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है विद्युत चालक पदार्थ कहलाता है, जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम इत्यादि। या पहले भी पढ़ चुके हैं चालक पदार्थों के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? तो रेजिस्टेंस वह होता है, ये चालक पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है जो कंडक्टर में बहने वाली धारा का क्या करता है? विरोध करता है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? ओम से। इसे ओम से प्रदर्शित किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो प्रतिरोध वह होता है, प्रतिरोध पदार्थ का एक गुण होता है जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है और इसे ओम से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं प्रतिरोध के नियम को। प्रतिरोध का नियम क्या कहता है कि प्रतिरोध जो होता है वो चालक की लंबाई की क्या होता है? समानुपाती होता है। जो रेजिस्टेंस होता है वो लंबाई की क्या होता है? समानुपाती होता है, यानी कि अगर लंबाई बढ़ती है तो चालक भी बढ़ेगा। दूसरा है प्रतिरोध किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है R जो होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है तो A का मान क्या होगा? घट जाएगा। और अगर R का मान कम होता है तो A का मान बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। ये आपका क्या हो गया था? दूसरा इक्वेशन हो गया था। अब पहले और इक्वेशन को अगर मिलाते हैं तो R किसके समानुपाती? लंबाई के समानुपाती तो है ही है। ये क्या है? एक संबंध को बताता है। रेजिस्टेंस, लंबाई यानी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि A क्या है? एक संबंध को बताता है। ठीक है, और जब ये समानुपाती का निशान हटता है तो एक नियतांक आता है जिसको क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि प्रतिरोधकता क्या होती है, जिसको रो से प्रदर्शित किया जाता है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, जो पदार्थ की प्रतिरोधकता जो होती है वो किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। और रो बराबर क्या होता है? RA/L। आर का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और एरिया का रेजिस्टेंस क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। तो क्या हो गया? ओम मीटर स्क्वायर प्रति मीटर। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका SI मात्रक क्या आता है? ओम मीटर। प्रतिरोधकता किसी ऐसे समझिए, अगर प्रतिरोधकता की डिफिनेशन की बात करें तो प्रतिरोधकता होती है कि कोई चालक है, उस चालक के अंदर किसी बिंदु पर, चालक के अंदर किसी बिंदु पर धारा घनत्व, समझ रहे हैं, किसी बिंदु पर धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को क्या कहा जाता है? प्रतिरोधकता कहा जाता है। यानी कि रो बराबर होता है आपका E/J, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहा जाता है? आपकी प्रतिरोधकता कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब इस चालक की प्रतिरोधकता को प्रभावित कौन कौन से कारक ऐसे होते हैं जो कि चालक की प्रतिरोधकता को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। चलिए देखते हैं। तो चालक, पहला क्या है? चालक पदार्थ की प्रकृति। चालक की प्रकृति के अनुसार अलग अलग पदार्थ अलग अलग होंगे तो उसकी प्रतिरोधकता अलग होगी। तो कौन कौन से? एल्यूमिनियम, चांदी, सोना, तांबा इत्यादि।
भाई चालक पदार्थ तो यही सब होते हैं ना, एल्युमिनियम होते हैं, चांदी होती है, सोना होती है, तांबा होता है। अब ये सब की प्रकृति क्या होती है, अलग अलग होती है, उनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, अलग अलग होगी। दूसरा आता है आपका तापमान पर। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता का मान उस पदार्थ के तापमान से बढ़ती है, अर्थात प्रतिरोधकता तापमान की क्या होता है, सीधे समानुपाती होता है। यानी जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ता है, ये रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस किसके समानुपाती होता है, प्रतिरोधकता के। तो जब प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है तो प्रतिरोधकता भी तो टेम्परेचर के समानुपाती होगा, होगा कि नहीं होगा। समझ में आई बात, चलिए आगे चलते हैं। कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिन चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है उनकी प्रतिरोधकता कम होती है, एवं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है उसमें प्रतिरोधकता अधिक होती है। यानी ऐसे समझिए कि कोई चालक पदार्थ है, अब अगर मान लीजिए कि उसमें कोई रेजिस्टेंस हो का मान ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, करंट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सॉरी, जो रेजिस्टेंस होता है आपका वो क्या होता है, करंट के समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है तो आपका करंट का मान कम हो जाएगा, और अगर करंट का मान ज़्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस का मान कम हो जाएगा। वही बात कही जा रही है कि जिन चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है उनकी प्रतिरोधकता कम होती है, तथा जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है उसमें प्रतिरोधकता अधिक होती है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या की समझ लीजिए जरा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी ई, भैया ई होगा ना। और इलेक्ट्रॉन किससे आते हैं, करंट, यानी इलेक्ट्रॉन बहेगी तो करंट बहेगा। अब जब करंट का मान, यानी अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही कम होगी तो करंट कम बनेगी, और जब करंट कम बनेगी तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक क्या होगा, ज़्यादा बनेगा। चलिए अब बात आती है धातु मिश्रता। धातु मिश्रता क्या होती है, प्रतिरोधकता मिश्रित पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। कैसे निर्भर करती है, धातुओं की प्रतिरोधकता पर तापमान का प्रभाव जान लेते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्या कहता है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता में होने वाले परिवर्तन का मान उसकी प्रारंभिक प्रतिरोधकता व ताप में होने वाली वृद्धि के समानुपाती होता है। यानी किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता में होने वाला परिवर्तन कैसे होगा, परिवर्तन कैसे, आर होगा। आर का मान उसके प्रारंभिक प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, R1 हो जाएगी। वह ताप में होने वाली वृद्धि, ताप में होने वाली वृद्धि यानी कि डेल्टा टी के समानुपाती होता है। समझ में आई बात। अच्छा, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि धातु की प्रतिरोधकता का तापमान के प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। शुद्ध धातु का तापमान बढ़ने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है। यह विधि निम्न कारकों पर निर्भर करती है। यानी जो प्योर मेटेलिक मटेरियल होता है उसकी प्रतिरोधकता का तापमान का प्रभाव अधिक पड़ता है। यानी कि अगर तापमान बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। किसका, प्योर कंडक्टिंग मटेरियल का। समझ में आई। चलिए अब देखिए कौन कौन सी बातों पर निर्भर करता है। ये देखिए जैसे कि आपने ऊपर क्या पढ़ा था, धातुओं के प्रारंभिक प्रतिरोध पर, तापमान में वृद्धि पर, यानी यही वृद्धि क्या थी, डेल्टा टी ही तो थी। अच्छा, अगला पॉइंट क्या कहता है, माना किसी ताप में अगर T1 पर, मान लीजिए कि T1 पर प्रतिरोध R1 है, और जब ताप बढ़ा देते हैं T2 करने पर तो प्रतिरोध का मान भी तो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो R होता है वो किसके समानुपाती होता है, टेम्परेचर के। समझ में आई बात। चलिए देखिए आगे है कि प्रतिरोध में होने वाले परिवर्तन प्रारंभिक प्रतिरोध
वह ताप में होने वाले परिवर्तन की क्या होता है, समानुपाती होता है। अच्छा, जैसे कि हमने क्या कहा कि R1 किसके समानुपाती होते हैं, परिवर्तन के, तो ये प्रतिरोध, तो ये भी तो हो जाएगा आपका भाई, रेजिस्टेंस में होने वाले परिवर्तन जो है वो किसके, ताप में परिवर्तन के समानुपाती होता है। बात समझ में आ रही है? समझने की कोशिश करिए कि कह रहा है कि प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन प्रारंभिक प्रतिरोध, ये प्रारंभिक प्रतिरोध क्या माने हैं, R1 माने हैं, R1 होगा। और यही R1 ताप में होने वाली परिवर्तन, यानी कि होने वाले परिवर्तन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी ही तो होगा। डेल्टा टी कैसे होगा, पहला T1 था, दूसरा क्या था, T2 था, ठीक है। और जब परिवर्तन होगा तो परिवर्तन होने पे क्या हो जाएगा आपका T2 माइनस T1 हो जाएगा। और यही परिवर्तन क्या कहलाता है आपका, डेल्टा टी। ये परिवर्तन किसको प्रदर्शित करता है, आपके परिवर्तन को। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो R2 माइनस R1 किसके समानुपाती होगा, R1 और T2 माइनस T1 के। ये R2 माइनस R1 किसके बराबर है, R में परिवर्तन का ही तो बराबर है। और ये जो ठीक है, और ये किसके समानुपाती है, ये समानुपाती है R1 और डेल्टा टी के। अब ये जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी है, ये डेल्टा टी किसके बराबर होगा, ये डेल्टा टी जो है T2 माइनस T1 के बराबर ही तो होगा, यही तो ताप में परिवर्तन प्रदर्शित कर रहा है। चलिए ये हो गया। अब अगली लाइन क्या कहता है, देखिए T2 माइनस T1 को हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा टी में कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या किया, R1 को कहाँ ले आए, R1 साइड में ले आए। समझ में आ रही है बात, जो माइनस में था उसको दूसरी तरफ ले गए। अब जब दूसरी तरफ ले गए तो इसमें से हमने क्या किया, देखिए समझिए, ये वाले में से R1, इसमें से R1 और इसमें से R1 दो थे, हमने इसमें क्या किया, R1 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, इस वाले में से 1 बचा, इस वाले में से डेल्टा टी बचा। तो क्या आ जाएगा आपका R2 बराबर R1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। बात समझ में आई? चलिए अब बात करते हैं चालक के पदार्थों का वर्गीकरण। अच्छा, अब चालक तो पदार्थ हम लोग तो समझ लिया, अब चालक पदार्थों का वर्गीकरण कैसे किया जाएगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो चालक पदार्थों का वर्गीकरण है ये मुख्यतः दो प्रकार से किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, एक आपका होता है रिच इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल और दूसरा होता है पावर इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग मटेरियल। समझ में आई बात, जो चालक पदार्थ होते हैं उनका वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। कौन कौन सा, एक रिच इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग मटेरियल, दूसरा पुअर इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग मटेरियल। जो रिच इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग मटेरियल होता है इसी को किस नाम से जानते हैं हम, इसको सबल, इसको क्या कहते हैं, सबल चालक, सबल विद्युत चालक पदार्थ। बात समझ में आ रही है, इसी को क्या कहते हैं, सबल विद्युत चालक पदार्थ कहा जाता है। आइए जानते हैं क्या होते हैं। क्या होते हैं कि ये विद्युत पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह अधिक सरलता से हो जाता है समृद्ध विद्युत चालक पदार्थ कहलाते हैं। यानी जैसे चालक पदार्थ होता है वैसे ही चालक पदार्थ होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि धारा पूरी तरह से और आसानी से क्या हो सकती है, फ्लो हो सकती है, यानी प्रवाहित हो सकती है। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं, AU, AG, CU, AL, FE। चलिए अच्छा, ए से एल्युमिनियम हो गया, सी से कॉपर हो गया, AG से क्या हो गया, सोना, AU किसका है, चांदी का है। समझ में आ रही है बात, ठीक। अब कुछ इसमें कुछ पॉइंट होते हैं उसको भी याद रखिए। जो रिच इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग मटेरियल होता है का काम क्या होता है, ये उनकी प्रतिरोधकता तापक्रम बढ़ने से कम बढ़ती है। ऐसे समझिए कि जो रिच इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग मटेरियल होता है उनका क्या होता है, प्रतिरोधकता जो होती है वो टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होती है, कम बढ़ती है। चलिए आगे चलते हैं, इनकी प्रयोग देख लेते हैं कि जो रिच इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग मटेरियल होता है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो जो किस में करते हैं,
इलेक्ट्रिक मशीन के वाइंडिंग में, इलेक्ट्रिक मशीन के वाइंडिंग के वायर में किया जाता है। वाइंडिंग के वायर में का मतलब क्या हुआ, जो वाइंडिंग है, अब वाइंडिंग किस में आएगी, वायर में, उसमें वायर भी तो होगी, तो इलेक्ट्रिक मशीन के वाइंडिंग के वायर में किया जाता है। अगला क्या है, ओवरहेड एवं अंडरग्राउंड केबलों में किया जाता है। चौथा क्या है कि विभिन्न प्रकार के घरेलू और औद्योगिक कार्य, घरेलू कार्य के लिए जैसे आपका इंटरनल वायरिंग हो गई, ठीक है, पावर वायरिंग हो गई, ठीक इसी तरह ये वायरिंग कहाँ की जाएगी, आपके इंडस्ट्रियल एरिया में भी की जाएगी और इंडस्ट्रीज़ में भी की जाएगी। तो उसी को कहा जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के घरेलू औद्योगिक कार्य स्थापन में भी किया जाता है, ओवरहेड अंडरग्राउंड केबलों में किया जाता है, वाइंडिंग के वायरिंग में किया जाता है और इलेक्ट्रिक मशीन के वाइंडिंग में किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं, पुअर इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग मटेरियल क्या होता है। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, कम होती है। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, अर्थात कम सरलता से प्रवाहित होती है धारा, उसी को कहा जाता है निर्बल विद्युत चालक पदार्थ। उसी को क्या कहा जाता है, निर्बल चालक विद्युत पदार्थ कहा जाता है। देखिए, जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है या कम सरलता से प्रवाहित होती है, उसे क्या कहते हैं, निर्बल विद्युत चालक पदार्थ कहा जाता है। एग्जाम्पल में क्या होगा, कार्बन होगा, आपका निकिल होगा, क्रोमियम। देखिए, नॉर्मली आप जानते होंगे कि कहीं अगर आग भी लगती है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, बालू का इस्तेमाल करते हैं, या कहीं कार्बन में किसी तार में क्या हो गया, कार्बन आ गया, तो उसमें करंट क्या होती है, फ्लो नहीं करती। कहते हैं ना कि अरे इसमें सप्लाई नहीं आ रही है, करंट नहीं आ रही है, उसमें कार्बन जम गया, थोड़ा उसको साफ कर दो। तो वही चीज़ है कि कार्बन, निकेल और क्रोमियम, ये सब ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि कम चालक पदार्थ होते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि जो निर्बल विद्युत चालक पदार्थ होते हैं, इनके उपयोग क्या क्या होते हैं। देखिए, जहाँ पर ऊष्मा और प्रकाश के रूप में अधिक इलेक्ट्रिक पावर लॉस और अधिक वोल्टेज ड्रॉप की आवश्यकता होती है, वहाँ निर्बल कंडक्टिंग मटेरियल प्रयोग किए जाते हैं। ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में अधिक इलेक्ट्रिक पावर लॉस, मतलब जहाँ से समझ लीजिए कि हमको ज़्यादा प्रकाश की ज़रूरत हो, ज़्यादा ऊष्मा की ज़रूरत हो। अब ज़्यादा ऊष्मा और ज़्यादा प्रकाश की ज़रूरत होगी तो उसके लिए क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर यूज़ होगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर यूज़ होगी तो जब यूज़ करने के बाद वो हमको ऊष्मा प्रकाश के रूप में मिलेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पावर का लॉस ही तो है वो। तथा अधिक वोल्टेज ड्रॉप की आवश्यकता होती है, यानी कि वोल्टेज को कम ज़्यादा, समझ रहे हैं, कम ज़्यादा की बात है, वहाँ निर्बल कंडक्टिंग मटेरियल प्रयोग किए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, घरेलू तथा औद्योगिक तापन उपकरणों में, यानी कि आपका जो घरेलू में आप समझ लीजिए कि आप बहुत से ऐसे उपकरण जो यूज़ किए जाते हैं, हीटिंग इक्विपमेंट, जो क्या करते हैं, हीट उत्पन्न के, जैसे आपका ब्लोवर हो गया, ठीक है। औद्योगिक इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, ठीक, वो क्या कहलाता है आपका, उन उपकरणों में किया जाता है। अगला है कि वोल्टेज कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस में किया जाता है। अब वोल्टेज कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस कहाँ होगा, ये होगा, जैसे मान लीजिए आपका स्टार्टर होता है, उसमें भी क्या होता है, रेजिस्टेंस डाला जाते हैं, तो वही चीज़ है कि वोल्टेज कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस में किया जाता है। अगला है प्रकाश स्रोत के तंतुओं में किया जाता है, यानी प्रकाश को फैलाने के लिए जो वायर यूज़ किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। और उन तंतुओं में भी किसका प्रयोग किया जाता है, आपका पुअर इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग मटेरियल का। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि आर्क उत्पन्न करने वाले इलेक्ट्रोड में किया जाता है, यानी ऐसे इलेक्ट्रोड जो आर्क उत्पन्न करते हैं, जैसे कि वेल्डिंग में देखा होगा आपने। चलिए अब अगला पॉइंट देख लेते हैं कि प्रतिरोधकता पर जो है वो एलॉय का क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी क्या प्रभाव पड़ता है, यानी धातु मिश्रण का प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए देखते हैं। जब किसी शुद्ध चालक पदार्थ में कोई दूसरी धातु निश्चित मात्रा में अशुद्धों के रूप में मिलाई जाती है, तब इसकी प्रतिरोधकता का मान क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है।
मान लीजिए कोई प्योर चालक पदार्थ है, अब उसमें क्या है कि अशुद्धि के रूप में मिला दिया भाई कुछ पदार्थ, तो क्या होगा, इसकी जो प्रतिरोधकता का मान है वो क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। और यही जो अशुद्धि मिलाई जाती है इसको क्या कहते हैं, डोपिंग के नाम से इसको जाना जाता है। किसको नाम से, इसको कहते हैं डोपिंग। बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। और जो इस प्रकार की धातु चालकता जो होती है वो अन्य धातु को मिलाने से कम तथा नॉन रेडियल मिश्र धातु की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। यानी मान लीजिए कोई नॉर्मल चालक पदार्थ है, प्योर चालक पदार्थ, अब उसमें हमने क्या किया कि कुछ अशुद्धि मिला दी, जिससे क्या हो गया, उसकी प्रतिरोधकता का मान तो बढ़ गया। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसे एलिमेंट मिला दिया हमने, ठीक है, तो उसका क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर कोई मिला दे तो कम होगा, और जब वो नया मिश्र धातु बनेगा मिलाने के बाद तो उसकी प्रतिरोधकता का मान बढ़ जाएगा। अब देखते हैं प्रतिरोधकता पर यांत्रिक विकृति का क्या प्रभाव पड़ता है। जब किसी चालक पदार्थ पर तनन बल लगाया, यानी स्ट्रेंसिव बल या स्ट्रेस फोर्स, समझ में आ रही है बात, बल लगाया जाता है तो उसे चालक में यांत्रिक विकृति के कारण बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। मान लीजिए कोई चालक पदार्थ है, अब उसमें हमने क्या किया, स्टेंसिल फोर्स लगाया, यानी कि तनन बल लगाया। जैसे ही उसमें तनन बल लगाते हैं, यानी खिंचाव वाला क्या कहते हैं, उसमें बल लगाते हैं, तो उसे उस चालक में यांत्रिक विकृति के कारण क्या होता है, बहुत सारे परिवर्तन होने लगते हैं। ठीक है, अब वो परिवर्तन कौन कौन से होते हैं आइए वो देख लेते हैं। धातु चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, जिससे प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। जैसे आपने ऊपर पढ़ा था ओम का नियम में क्या था कि भैया जब चालक का प्रतिरोध बढ़ता है तो उसकी क्या होती है, लंबाई भी बढ़ जाती है और प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो आपके प्रतिरोधकता के क्या होता है, समानुपाती होता है। चलिए आगे देखते, देखिए धातु चालक की लंबाई भी बढ़ जाती है। अब जब लंबाई बढ़ गई तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, कम हो जाएगा। देखिए इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, काम नहीं कम हो जाता है। अगला है कि चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध भी बढ़ जाएगी। भाई अगर मान लीजिए कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो लंबाई ज़्यादा होगी, या फिर ये हम कह सकते हैं कि अगर लंबाई ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं अतिचालकता क्या होती है। पदार्थ की वह स्थिति जिसमें प्रतिरोधकता का मान शून्य हो जाता है तथा अति उसकी चालकता, तो देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है नीचे, ये क्या हो जाएगा आपका, चालकता, यहाँ पे चालकता, ये क्या हो जाएगा, चालकता अति उच्च हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, अतिचालक कहलाती है। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि 4.5 केल्विन या फिर -268.5 डिग्री सेल्सियस पर जो क्या होता है, पारा क्या बन जाता है, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल बन जाता है। देखिए पॉइंट ये वाला नोट करने लायक है कि जो सुपर कंडक्टर होता है पारा सुपर कंडक्टर की तरह कब व्यवहार करता है, जब यह -268.5 डिग्री सेल्सियस पर, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि क्रांतिक और संक्रमण तापमान क्या होता है। देखिए क्रांतिक और संक्रमण तापमान क्या होता है वो देख लेते हैं। तापमान पर विद्युत चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है और उसे क्रांतिक तापमान के कहा जाता है।